हाय गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने मेथड्स पढ़े थे फॉर फाइंडिंग अ पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं द सॉल्यूशन ऑफ y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू r ऑफ x। यानी कि कोई एक वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के कुछ मेथड्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इफ y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस सम फंक्शन q ऑफ f y इक्वल टू 0, यानी कि ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसको सॉल्व करने के कुछ पर्टिकुलर मेथड है। तो फर्स्ट मेथड है कि इसको हम कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस कर लें। सेकेंड मेथड कि इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस कर लें। या थर्ड मेथड दैट इज कॉल्ड वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, यानी कि अगर आपके पास ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन है तो उससे पर्टिकुलर अगर होमोजीनियस के कोई दो एलआई सोल्यूशन नॉन है तो नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन हम उससे फाइंड कर सकते हैं, तो उसको बोला जाता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। ठीक है, तो ये तीन जनरल मेथड है जिससे हम इसके सॉल्यूशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं एक सिंपली पर्टिकुलर इक्वेशंस की बात करता हूं, दैट इज कॉल्ड आइलर कॉशी इक्वेशन, सेकेंड ऑर्डर आइलर कॉशी इक्वेशन। तो एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई इक्वल टू 0। यहाँ a और b जो है वो रियल नंबर्स हैं, तो सबने ये इक्वेशन पढ़ी होगी। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड आइलर कॉशी इक्वेशन। ठीक है, अगर मैं इसमें x को e टू द पावर z से रिप्लेस कर देता हूँ, यानी कि यहाँ मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, यानी कि एक z वेरिएबल डिफाइन किया विच इज अ लॉग ऑफ x। तो ये कब डिफाइन होगा? जब x ग्रेटर देन 0, यानी कि इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कब डिस्कस कर रहा हूं मैं? जब x ग्रेटर देन 0, अदरवाइज दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल। अब ये ट्रांसफॉर्मेशन कहां से आई, क्यों आई और क्यों इसी को यूज कर रहे हैं, उसके बारे में मैं डिस्कस करूंगा। अभी तक आप ये पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इस इक्वेशन में x इक्वल टू ई टू द पावर z रिप्लेस कर दें, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर दें, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस हो जाएगी और उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बट ये क्यों आता है इस पे मैं अभी डिटेल में आऊँगा। तो यहाँ से जो dy बाई डी एक्स है उसको मैं लिख सकता हूँ dy बाई डी जेड, इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज कर रहा हूँ, और dz बाई डी एक्स लिखूंगा तो वो क्या आ जाएगा 1 बाई एक्स, यानी कि x y डैश x का मीनिंग क्या है? y इज अ फंक्शन ऑफ x इक्वल टू आपके पास क्या गया y डैश z, यानी कि x इंटू वाई डैश को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? y डैश z से। या इंडिपेंडेंट वेरिएबल z है या इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है। इसी टाइप से d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स अगर करेंगे तो ये d ऑफ डी एक्स 1 बाई एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स जेड आ जाएगा। तो 1 बाई एक्स का करेंगे तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी जेड सेम रहेगा, प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी जेड और डी स्क्वेयर वाई बाई डी जेड स्क्वेयर, क्योंकि डी वाई बाई डी जेड का पहले जेड के रेस्पेक्ट में और जेड का फिर एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये टर्म आ गई, यानी कि एक्स स्क्वेयर वाई डबल डैश एक्स, ये टर्म वाई डबल डैश एक्स है, इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ वाई डबल डैश जेड माइनस वाई डैश जेड। तो अगर मैं x इक्वल टू ई टू द पावर z या z इक्वल टू लॉग x ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करता हूं और dy और x y डैश और y x स्क्वायर y डबल डैश को इन वैल्यू से रिप्लेस करता हूं, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास? x स्क्वायर y डबल डैश x, इसको किससे रिप्लेस कर सकता हूं? y डबल डैश z माइनस y डैश z प्लस a टाइम y डैश z प्लस b टाइम y ऑफ z इक्वल टू 0 लिख सकता हूं। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज y डबल डैश z प्लस a माइनस 1 y डैश z प्लस b ऑफ वाई जेड इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन 2 है और इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं।
तो अगर इक्वेशन 1 में ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करी जाए, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया जाए z से, तो दिस इज रिड्यूसिबल इनटू इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 क्या है? द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। अब इस इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा? फर्स्ट केस होगा y ऑफ z इक्वल टू c1 e टू द पावर लैम्डा 1 z प्लस c2 e टू द पावर लैम्डा 2 z टाइप का होगा। जब रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे तो ये सोल्यूशन का फॉर्मेट आएगा। अब z की वैल्यू अगर चेंज कर देंगे x में, तो e टू द पावर z का मीनिंग क्या है? x। तो c1 x टू द पावर लैम्डा 1 प्लस c2 x टू द पावर लैम्डा 2, ये सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ लैम्डा 1 लैम्डा 2 क्या है? डिस्टिंक्ट रूट है, इसकी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगी। क्लियर? इसी टाइप से सेकंड जो सॉल्यूशन आता है वो किस टाइप का आता है? yz इक्वल टू c1 प्लस c2z, जब रिपीटेड रूट होते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन के तो e टू द पावर लैम्डा z। अगर इसको x में चेंज करेंगे तो y ऑफ x आपके पास क्या आएगा? c1 प्लस c2 log ऑफ x इनटू x टू द पावर लैम्डा आ जाएगा, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन के रिपीटेड रूट आएंगे। और थर्ड सिचुएशन आ गई आपके पास, y ऑफ z इक्वल टू e टू द पावर अल्फा z c1 cos ऑफ बीटा z प्लस c2 साइन ऑफ बीटा z, ये फॉर्म आ गई। और इसको फिर x में अगर चेंज करेंगे तो y ऑफ x क्या आ जाएगा? x टू द पावर अल्फा, e टू द पावर z को x से रिप्लेस कर सकते हैं, c1 cos ऑफ बीटा टाइम log ऑफ x प्लस c2 साइन बीटा टाइम log ऑफ x। तो यानी कि अगर इस इक्वेशन के r प्लस पे सॉल्यूशंस की बात करें तो वो सॉल्यूशन का फॉर्मेट ये हो सकता है, ये हो सकता है, या ये हो सकता है। ठीक है, तो दिस इक्वेशन 1 इज रिड्यूसिबल, क्या क्या इंफॉर्मेशन अभी तक आई हमारे पास? इज रिड्यूसिबल इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट बाय यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन z इक्वल टू log ऑफ x, और ये डिफाइन है फॉर एवरी x ग्रेटर देन 0। ठीक है, एंड रिड्यूस इक्वेशन आपके पास है y डबल डैश प्लस a माइनस 1 y डैश प्लस b ऑफ y इक्वल टू 0। यहाँ y जो है वो फंक्शन ऑफ z है। क्लियर है? और इस केस में अगर आपके पास इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे तो वो क्या आएगा? m स्क्वायर प्लस a माइनस 1 इंटू m प्लस b इक्वल टू 0 आएगा। अब इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट कब होंगे? जब b स्क्वायर माइनस 4 ऐसी डिस्क्रीमेंट जब लिखते हैं, तो यानी कि a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4b ग्रेटर देन 0 है, तो जनरल सोल्यूशन जो आएगा वो आपके पास y ऑफ x इक्वल टू सम c1 x टू द पावर लैम्डा 1 प्लस c2 x टू द पावर लैम्डा 2 टाइप का आएगा, वेयर लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 आर ए डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर? सेकेंड सिचुएशन, अगर a माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल टू 0, तो जनरल सोल्यूशन क्या आएगा आपके पास? y ऑफ x इज इक्वल टू c1 प्लस c2 log ऑफ x होल इनटू x टू द पावर लैम्डा, और लैम्डा यहाँ रियल नंबर है। और थर्ड सिचुएशन, जब a माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन 4b आ जाए, तो जनरल सोल्यूशन किस टाइप का आएगा? y ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर अल्फा c1 cos ऑफ बीटा x, सॉरी बीटा ऑफ log x प्लस c2 साइन ऑफ बीटा log ऑफ x। क्लियर? तो आपके पास इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है उसके फॉर्मेट हमारे पास डिसाइड हो गए। अब यहां अगेन क्वेश्चन वही है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट द जनरल सॉल्यूशन और एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज बाउंडेड ऑन r प्लस। तो ए और बी पे वो कंडीशन फाइंड करनी है सच दैट एवरी सॉल्यूशन इज अ बाउंडेड सॉल्यूशन। तो अगर मैं इस फर्स्ट सॉल्यूशन की बात करूं, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में से कोई एटलीस्ट एक नॉन जीरो रहेगा क्योंकि डिस्टिंक्ट रियल रूट है।
अगर लैम्डा वन नॉन जीरो है और नेगेटिव हो गया तो x टेंस टू जीरो पे ये अनबाउंडेड हो जाएगा। लैम्डा वन नॉन जीरो है एंड पॉजिटिव है तो x टेंस टू इन्फिनिटी पे ये अनबाउंडेड मिल जाएगा। यानी कि whenever roots are real and distinct, यानी कि a माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर बी इज ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में आपके पास इस इक्वेशन के पास कुछ सोल्यूशन मिलेंगे विच आर अनबाउंडेड। सेकेंड केस में अगर a माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर बी इक्वल टू जीरो है तो जनरल सोल्यूशन ही आएगा। अगर लैम्डा जीरो हो गया तो log x टाइप का एक सोल्यूशन मिलेगा विच इज अनबाउंडेड, और लैम्डा नॉन जीरो है तब x टू द पावर लैम्डा टाइप का सोल्यूशन मिल जाएगा विच इज अनबाउंडेड। तो पहले दोनों सिचुएशन में देयर आर सम सोल्यूशन विच आर अनबाउंडेड सोल्यूशन। क्लियर। थर्ड केस में अगर x टू द पावर अल्फा टर्म एग्जिस्ट करेगी तो कोस बीटा log x, कोस फंक्शन बाउंडेड है तो log बीटा x का कंपोजिशन लेंगे तो बाउंडेड रहेगा। ये क्वांटिटी बाउंडेड है लेकिन ये बाउंडेड नहीं है अगर अल्फा नॉन जीरो है। तो इसको बाउंडेड होने के लिए क्या होना चाहिए, अल्फा शुड बी जीरो। क्लियर। तो यहां द जनरल सॉल्यूशन और एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 is bounded on 0 to infinity if and only if roots of auxiliary equation m square plus a minus 1m plus b equal to 0 are किस टाइप के होने चाहिए, अल्फा जीरो होना चाहिए और बीटा कैन बी एनीथिंग, तो आर प्योरली इमेजिनरी। ठीक है। और उस केस में यानी कि रूट्स जो आएंगे वो प्लस माइनस आइटा बीटा टाइप के आएंगे। तो लैम्डा वन को मैं अज्यूम कर सकता हूँ आइटा बीटा और लैम्डा टू को अज्यूम कर सकता हूँ माइनस आइटा बीटा। और अगर सम ऑफ रूट देखेंगे लैम्डा वन प्लस लैम्डा टू वो क्या आएगा, माइनस ऑफ ए माइनस वन, वाई डैश का कोफिशिएंट विद माइनस साइन, और लैम्डा वन इंटू लैम्डा टू डेफिनेटली क्या आएगा, बी। तो यानी कि ए माइनस वन शुड बी जीरो एंड लैम्डा वन लैम्डा टू क्या आएगा, बीटा स्क्वायर विच इज अ बी, वो क्या होगा, पॉजिटिव। तो दिस एम्प्लाइज ए शुड बी इक्वल टू वन एंड बी शुड बी पॉजिटिव। तो जब भी आपके पास ए वन होगा और बी पॉजिटिव होगा तो इसका हर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या रहेगा, बाउंडेड रहेगा। तो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो ए शुड बी वन एंड बी शुड बी पॉजिटिव। आई थिंक क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन वही कि इसका हर सॉल्यूशन क्या हो जाए, पॉलिनोमियल सॉल्यूशन, सॉरी इसका हर सॉल्यूशन जो आ जाए वो क्या आ जाए आपके पास, पीरियोडिक सॉल्यूशन आ जाए। तो व्हाट इज द कंडीशन ऑन ए एंड बी सच दैट एवरी सॉल्यूशन इज अ पीरियोडिक सॉल्यूशन। तो उस सिचुएशन में अगर मैं फर्स्ट केस देखूंगा तो x टू द पावर लैम्डा वन और x टू द पावर लैम्डा टू दीज आर नॉट पीरियोडिक फंक्शन। यहाँ लॉगरिथम फंक्शन इज नॉट पीरियोडिक फंक्शन। और इस केस में अगर x टू द पावर अल्फा आएगा विच इज नॉट पीरियोडिक, और कोस ऑफ लॉग बीटा एक्स आएगा, कोस ऑफ बीटा लॉग एक्स आएगा, तो ये भी पीरियोडिक नहीं है। जस्ट ग्राफ ड्रॉ करके देख सकते हो। तो यहां से अगर अल्फा जीरो भी लेते हैं तो दिस फैक्टर इज ऑल्सो नॉट अ पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। तो अगर आपके पास f फंक्शन है जो पीरियोडिक है, g फंक्शन है नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक है, तो f(g) कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा पूरे रियल लाइन पे। f अगर पीरियोडिक फंक्शन है, g नॉन लीनियर नॉन पीरियोडिक फंक्शन है, जैसे g क्या है, log x है, नॉन लीनियर फंक्शन है, नॉन पीरियोडिक है, f जो है वो क्या है, cos x है, तो f(g) कभी भी पीरियोडिक नहीं होगा। तो उस कंसेप्ट का अगर यूज करेंगे तो ये पार्ट पीरियोडिक नहीं है, ये पीरियोडिक नहीं है, आपस में प्रोडक्ट करोगे तो पीरियोडिक नहीं होगा। तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी ए एंड बी सच दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन वन इज पीरियोडिक। कुछ पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वो पीरियोडिक मिल जाएंगे, जैसे यहाँ C1 C2 दोनों जीरो ले लो तो ट्रिवियल सॉल्यूशन पीरियोडिक हो जाएगा। यहाँ C2 जीरो ले लो और लैम्डा जीरो आ जाए तो कांस्टेंट फंक्शन मिल जाएगा विच इज अ पीरियोडिक।
लेकिन यहां मैं डिस्कशन क्या कर रहा हूं, एवरी सोल्यूशन शुड बी अ पीरियोडिक सोल्यूशन। नेक्स्ट सिचुएशन, एवरी सोल्यूशन of equation 1 is a polynomial solution, और एक सेट डिफाइन करता हूं A which is AB belongs to R square such that every solution of equation 1 is a polynomial solution। इक्वेशन 1 का हर सोल्यूशन क्या मिलना चाहिए, पॉलिनोमियल सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो ए और बी की कलेक्शन पिक करनी है कि ये सेट जो होगा वो एम्प्टी सेट होगा, ये सेट फाइनाइट सेट होगा, ये काउंटेबल सेट होगा, या ये सेट अनकाउंटेबल होगा। तो अगेन इन तीनों सिचुएशन में से ऐसे कौन से सोल्यूशन है जो हमेशा पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करें। यहां अगर बात करेंगे तो cos बीटा log x, ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आ गए, तो डेफिनेटली यहाँ कोई C1 या C2 में से कोई एक नॉन जीरो पिक कर लेंगे तो कुछ सोल्यूशन मिल जाएंगे विच आर नॉट पॉलिनोमियल सोल्यूशन, तो ये सिचुएशन रिमूव होगी। इस केस में log ऑफ x टाइप के सोल्यूशन मिलेंगे, वो पॉलिनोमियल टाइप नहीं होंगे, तो ये सिचुएशन भी रिमूव होगी। यानी कि आपके पास पॉलिनोमियल सोल्यूशन कब मिल सकता है, जब आपके पास a माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4b शुड बी ग्रेटर देन 0। पहला कंडीशन, ए बी बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर, सच दैट a माइनस वन होल स्क्वायर माइनस 4b, जो ए सेट बना रहा हूं, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। उसके बाद ये सोल्यूशन जो होने चाहिए वो पॉलिनोमियल होने चाहिए। तो लैम्डा 1 बिलोंग्स टू n यूनियन 0 होना चाहिए, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन तभी बन जाएगा जब लैम्डा 1 या तो 0 हो जाए या कोई नेचुरल नंबर आ जाए। एंड लैम्डा 2 ऑल्सो बिलोंग्स टू n यूनियन 0, डेफिनेटली ये ट्रू है। ठीक है, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 दोनों n यूनियन 0 से बिलोंग करने चाहिए, तभी ये सोल्यूशन क्या मिलेगा, पॉलिनोमियल सोल्यूशन हो सकता है। और इसी में लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अगर करेंगे तो डेफिनेटली वो एक नेचुरल नंबर आएगा। लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 क्या आएगा, नेचुरल नंबर। तो दिस इंप्लाइज माइनस ए माइनस 1, सम ऑफ रूट क्या है, a माइनस 1 आएगा, कोफिशिएंट ऑफ दिस वन, दिस शुड बी नेचुरल नंबर। तो a माइनस 1 जो होगा बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर, तो a कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, नेगेटिव इंटीजर यूनियन 0। क्लियर। और इसी टाइप से लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 b को रिप्रेजेंट करेगा, तो वो क्या होगा, n यूनियन 0 से बिलोंग करेगा। तो यहां a के लिए क्या चॉइसेस है, a बिलोंग्स टू नेगेटिव इंटीजर यूनियन 0, एंड जो b है वो कहां से बिलोंग करेगा, n यूनियन 0। तो a और b दोनों के लिए कितनी चॉइसेस हैं, एटमोस्ट काउंटेबल सेट। तो ये जो सेट मिलेगा वो काउंटेबली इनफाइनाइट सेट मिलेगा, यानी कि देयर आर काउंटेबली इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज ऑफ a एंड b सच दैट एवरी सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल सॉल्यूशन। तो इस टाइप का कंसेप्ट यहां से आपसे पूछा जाता है कि दिस इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट, देन सॉल्यूशंस का बिहेवियर कब होगा। बाउंडेड तभी मिलेगा जब रूट्स प्योरली इमेजिनरी हो, पीरियोडिक कभी नहीं मिलेगा एवरी सॉल्यूशन, और थर्ड सिचुएशन पॉलिनोमियल टाइप के लिए काउंटेबली इनफाइनाइट चॉइसेस है फॉर ए एंड बी, वो आप इस कंडीशन से फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक ये कंसेप्ट क्लियर है, और ये IIT जैम और गेट में डेफिनेटली इस सेगमेंट से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, रेगुलरली ये पूछा जाता है और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आता है। क्लियर। तो बेसिकली हमने इस इक्वेशन को इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से यहाँ किस में रिड्यूस करा था, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में। तो अब एक कंडीशन फाइंड करते हैं कि आपके पास अगर कोई एक सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो उसके कोएफिशिएंट पे ऐसी क्या कंडीशन आएगी कि वो किसी ना किसी एक ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से एक कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस हो जाए। और इस पूरे प्रोसीजर में हम क्या कर रहे हैं, इंडिपेंडेंट को
इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं। तो इस प्रोसीजर का जो नाम है दैट इज कॉल्ड चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, या द वेरिएबल कोफिशिएंट इक्वेशन कैन बी रिड्यूसिबल इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, तो मैं जनरल केस सॉल्व करता हूं, देन इस पर्टिकुलर केस पे दोबारा रिपीट करेंगे इसी को, ठीक है। तो अगर मेरे पास इक्वेशन इस टाइप की है, y डबल डैश प्लस p ऑफ x y डैश प्लस q ऑफ x y इज इक्वल टू 0, तो मुझे वेरीफाई करना है कि व्हाट इज द कंडीशन ऑन p एंड q सच दैट दिस इक्वेशन इज रिड्यूसिबल इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसको नोटेशन दे देते हैं 1। अज्यूम करते हैं कि z इक्वल टू f ऑफ x बी अ ट्रांसफॉर्मेशन such that equation 1 is reducible into constant coefficient। ठीक है, तो z इक्वल टू एफ एक्स एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं सच दैट ये जो गिवन इक्वेशन है वो किस में रिड्यूस हो जाए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस हो जाए। तो यहां से इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज करना है, dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूं, dy बाई डी जेड इंटू जेड डैश लिख सकता हूं, या जेड डैश लिखूं या एफ डैश लिखूं वो मैटर नहीं करेगा। क्लियर, जेड एफ का फंक्शन है, यानी कि डी जेड बाई डी एक्स लिख रहा हूं। तो मुझे बेसिकली y डैश एक्स जो है उसको रिप्लेस करना है किससे, z डैश इंटू वाई डैश z से। y जो है वो फंक्शन किसका है, z का। इसी टाइप से सेकेंड डेरिवेटिव अगर करेंगे डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, तो वो क्या आ जाएगा, डी ऑफ डी एक्स डी वाई बाई डी जेड इंटू जेड डैश। तो पहले z का डेरिवेटिव करेंगे तो z डी जेड बाई डी जेड जेड एक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, z डबल डैश इंटू डी वाई ओवर डी जेड प्लस इसका डेरिवेटिव फर्दर करेंगे तो z डैश होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी जेड। जस्ट डेरिवेटिव यूज कर रहा हूं, यानी कि y डबल डैश एक्स को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं, z डबल डैश वाई डैश जेड प्लस z डैश होल स्क्वायर y डबल डैश जेड। क्लियर, अब यहां z डबल डैश लिखूं या f डबल डैश मैटर नहीं करेगा। अज्यूम कर रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन से ये इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट में, ये सारी वैल्यू इसमें इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास, z डैश होल स्क्वायर y डबल डैश प्लस z डबल डैश y डैश प्लस p इंटू y डैश की जगह क्या रिप्लेस करना है आपको, z डैश y डैश प्लस q इंटू वाई इक्वल टू 0। यहाँ जो y है वो फंक्शन ऑफ z है, ठीक है। और इक्वेशन इसी फॉर्म में दी होगी कि ये जो p और q है वो भी टर्म रिमूव हो जाएंगी। तो यहां से y डबल डैश z, y डबल डैश का कोफिशिएंट अलग कर लेते हैं, तो z डैश स्क्वायर y डैश का कोफिशिएंट p z डैश प्लस z डबल डैश इंटू वाई डैश प्लस y का कोफिशिएंट q ऑफ y इक्वल टू 0, ये आएगा। और यहां से y डबल डैश प्लस p प्लस z डबल डैश अपॉन z डैश होल स्क्वायर, wait, this is p z dash plus z double dash upon z dash whole square into y dash plus q upon z dash whole square y is equal to 0। ये इक्वेशन दी हुई है, क्लियर। अब ये जो इक्वेशन है 2, ये कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, कांस्टेंट कोएफिशिएंट में होनी चाहिए, क्योंकि हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि इस इक्वेशन को इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से जब भी रिड्यूस करेंगे तो वो कौन सी इक्वेशन आएगी, कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो दिस शुड बी कांस्टेंट कोएफिशिएंट, यानी कि p z डैश प्लस z डबल डैश अपॉन z डैश होल स्क्वायर, दिस शुड बी सम कांस्टेंट c1 और q अपॉन z डैश होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू सम c2। क्लियर, तो ये दोनों टर्म क्या होने चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यहां से z डैश होल स्क्वायर
यहाँ C2 की इन पर्टिकुलर वैल्यू 1 ले सकते हैं, या वो कांस्टेंट ले सकते हैं कि यहाँ अगर कुछ कांस्टेंट टर्म है वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाए, क्योंकि हमें कोई भी एक कांस्टेंट वैल्यू पिक करनी है। तो सिंप्लिसिटी के लिए C2 को मैं क्या पिक कर सकता हूँ 1। तो z डैश होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा q ऑफ x। तो z डैश x क्या आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ q ऑफ x, और z ऑफ x क्या आ जाएगा आपके पास द इंटीग्रल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ q ऑफ x d ऑफ x। यानी कि ये जो मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन थी वो ट्रांसफॉर्मेशन कौन सी आ गई, z ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रल टाइम q ऑफ x dx। यानी कि इस मेथड को आप तभी अप्लाई करना जब आपके पास qx का जो स्क्वायर रूट है उसका इंटीग्रल इजीली फाइंड कर सके, या जो qx फंक्शन है वो स्क्वायर की फॉर्म में हो तो स्क्वायर रूट लेने पे एक सिंपल सा फंक्शन मिलेगा। जर्नल केस के लिए आप इस मेथड को ट्राई करोगे तो कैलकुलेशन बहुत हैवी होगी। सबसे पहले ये ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड करना, और अगर वो सिंपल फॉर्म में नहीं है तो इंटीग्रल करना आपके लिए टफ होगा। ठीक है, तो आई थिंक क्लियर है कि इस इक्वेशन को इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज कर सकते हैं। अब सेकंड क्या है, ये भी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। मेरे पास z डैश होल स्क्वायर क्या है, q ऑफ x है, तो इसका डेरिवेटिव द्वारा कर लेते हैं। तो 2 टाइम्स z डैश इंटू z डबल डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा q डैश x, और z डैश की वैल्यू पुट कर देंगे तो z डबल डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 टाइम q डैश x, और z डैश का मीनिंग क्या है स्क्वायर रूट ऑफ q ऑफ x। तो z डबल डैश और z डैश की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो ये क्वांटिटी p इंटू z डैश का मीनिंग क्या है स्क्वायर रूट ऑफ q ऑफ x, प्लस z डबल डैश का मीनिंग है कि 1/2 टाइम q डैश x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ q ऑफ x होल अपॉन z डैश होल स्क्वायर यानी कि q ऑफ x, ये इक्वल टू क्या होना चाहिए c सम कांस्टेंट। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इम्प्लाइज p इंटू क्यू, ये फर्स्ट टर्म, और 2p इंटू क्यू एलसीएम ले रहा हूं मैं, और यहां से आपके पास क्या आ जाएगा q डैश x अपॉन में q की पावर ऑलरेडी 1 है और ये 1/2 आ गया, तो 2q टू द पावर 3/2। दिस क्वांटिटी शुड बी सम कांस्टेंट। तो दिस इज द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन for this equation to be reducible into constant coefficient by using this transformation। ठीक है, तो हम इस चीज को क्या लिख सकते हैं, जस्ट कैलकुलेशन चेक कर लेना, दिस इज 2 इंटू पी क्यूब और ये क्यू डैश आ जाएगा, तो सिंपली ये आएगा। तो इक्वेशन 1 इज रिड्यूसिबल इनटू कांस्टेंट कोएफिशिएंट by using transformation z of x is equal to integral of square root of q of x dx if and only if कंडीशन क्या आ गया आपके पास 2 इंटू पी क्यूब प्लस क्यू डैश एक्स होल अपॉन 2 टाइम q टू द पावर 3/2 शुड बी इक्वल टू सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, तो ये आपके पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है किसी भी सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कांस्टेंट कोएफिशिएंट में रिड्यूस करने के लिए। क्लियर? फॉर एग्जांपल अभी हमने जो आइलर कॉची इक्वेशन डिस्कस करी थी एक्स स्क्वायर वाई डबल डैश प्लस ए एक्स वाई डैश प्लस बी ऑफ वाई इक्वल टू 0, तो इसको हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके कांस्टेंट कोएफिशिएंट में चेंज किया था। तो यहाँ से जो p ऑफ x है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो a बाई एक्स आएगा, q ऑफ x लिखोगे तो दैट इज माइनस b बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जो मैंने q अपॉन जेड डैश इक्वल टू c1 था, तो c1 को माइनस b पिक कर लोगे तो एक qx 1/x स्क्वायर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कब रिड्यूस होगी, क्या कंडीशन थी q बाई जेड डैश होल स्क्वायर इक्वल टू सम c1 है, यहाँ c1 की जगह माइनस b पिक कर लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस b अपॉन एक्स स्क्वायर
इक्वल टू माइनस बी जेड डैश होल स्क्वेयर। तो यहाँ से जेड डैश होल स्क्वेयर क्या आ गया आपके पास, 1/x² लिख सकता हूँ, और जेड ऑफ एक्स क्या लिख सकता हूँ फिर, इंटीग्रल साइन 1/x डी ऑफ एक्स, और वो क्या आ जाएगा, log ऑफ एक्स। इस इक्वेशन को हम कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस इसी ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से कर रहे हैं। वो कहाँ से आई, इस इक्वेशन की हेल्प से। अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस होने के लिए ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तो ये कंडीशन फाइंड कर लेते हैं। 2 इंटू पी क्यू a/x इंटू माइनस b/x²। वाई दिस माइनस, दिस इज ओनली प्लस साइन, और यहाँ भी क्या रहेगा, प्लस साइन, ठीक है। तो प्लस b/x²। देन q डैश करेंगे, तो q डैश का मीनिंग क्या आएगा, x⁻² तो -2b/x³ होल अपॉन 2 टाइम q⁻³ करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, b⁻³ अपॉन x³। यहाँ न्यूमिनेटर में से 1/x³ कॉमन आउट लेंगे, तो ये टर्म बचेगी 2 इंटू AB माइनस 2b अपॉन, और यहाँ से 1/x³ कैंसिल आउट, तो 2 टाइम b⁻³/2। तो ये जो क्वांटिटी है 1/x³ गेट कैंसिल आउट, तो ये जो रिमेनिंग क्वांटिटी बची वो क्या है, कांस्टेंट। तो कभी भी इस इक्वेशन को कांस्टेंट कोफिशिएंट में रिड्यूस करना है, तो दिस शुड बी द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, एंड दिस शुड बी द ट्रांसफॉर्मेशन विच रिड्यूस दिस इक्वेशन इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट। और qx में जो भी कांस्टेंट टर्म होगी उसको आप 1 ले सकते हो सिंप्लिसिटी के लिए। रीज़न क्या है, किसी ट्रांसफॉर्मेशन को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो तो वो रिजल्टेंट में जब डेरिवेटिव आएंगे वो भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, डबल डेरिवेटिव आएंगे तो भी वो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होंगे, तो थ्रू आउट इक्वेशन से वो कांस्टेंट ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो आप यहाँ कुछ अल्फा इंटू ये यूज़ करो या सिंपली अल्फा को 1 लेके यूज़ करो, आंसर आपका चेंज नहीं होगा। क्लियर। तो आपके पास एक मेथड आ गया किसी भी सेकंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट को सॉल्व करने के लिए। क्या मेथड है, इट कैन बी रिड्यूसिबल इनटू कांस्टेंट कोफिशिएंट। और इस पूरे प्रोसीजर में मैंने क्या किया, जो डिपेंडेंट वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x था उसको किस में चेंज कर दिया था, यहाँ फाइनली z में चेंज कर दिया था। तो दिस होल प्रोसीजर इज कॉल्ड चेंज ऑफ द, और मेथड ऑफ द चेंज ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर है, आई थिंक कंफर्ट होंगे यहाँ तक। तो अभी यहीं बाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और मेथड्स पढ़ेंगे कि सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, थैंक यू।